राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, अभी 17 तारीख को मोदी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन की बहुत चर्चाएं रही। उससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं थी। कोई कह रहा था कि मोदी जी क्या 75 साल के होने के बाद कुर्सी को छोड़ देंगे, जो 75 साल का फॉर्मूला बीजेपी की इसी लॉबी ने तय किया था, या फिर वो कुर्सी पर बने रहेंगे। उससे पहले 15 सितंबर को जो देश के बहुत ताकतवर शख्स हैं, संघ चालक मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख, उनका भी जिक्र था कि वो भी कुर्सी छोड़ देंगे। परंतु अब जो समाचार मिल रहे हैं, अब चर्चा ये है कि मोदी थे, मोदी हैं और मोदी रहेंगे। क्यों? इस पूरी चर्चा में आपको मालूम चलेगा। दरअसल जो मोदी विरोधी खेमा है वो निरंतर प्रयास कर रहा था कि जो 75 साल का एक इन्होंने मापदंड तय किया है, उस तकाजे में फंसाकर मोदी जी से कुर्सी छुड़वा ली जाए। परंतु मोदी जी और मोदी जो लॉबी है वो भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सारी चर्चाओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखा जाए तो चर्चाएं अनेक थी जी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बहुत चर्चाएं थी जी। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मामला अटका रखा है इस लॉबी ने, तो यहां से भी संकेत जाता कि इस लॉबी की पकड़ आज भी बीजेपी में बहुत तगड़ी है जी। दूसरा, यानी कि अभी भी बीजेपी के पास मोदी का विकल्प नहीं है जी। यानी कि 2029 तक मोदी की जरूरत है जी। क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से एक बात तो ये कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो जिस कुर्सी पर एक बार बैठ जाते हैं उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। कोई परिस्थिति बने, कोई हालात बने, कितना दबाव उनके ऊपर हो, कुछ भी हो। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब बिना चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, बिल्कुल, उससे पहले तो उन्होंने कभी एमएलए तक का चुनाव नहीं लड़ा था। वो संगठन का ही काम कर रहे थे। और वो चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां गोधरा के दंगे हुए, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मामला गया जी। और यहां तक कि देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों जी, लाल कृष्ण आडवाणी हों जो खुद गुजरात से आते हैं, उन तक ने भी जो है बातें रखी। वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। बिल्कुल राजधर्म की बातें कही गई। और उस समय बड़ा भारी दबाव था नरेंद्र मोदी, बहुत ज्यादा, इस्तीफा देने का। और वो दबाव इसलिए और ज्यादा भारी था कि उस समय नरेंद्र मोदी कोई परिपक्व जो एक मुख्यमंत्री होता वो नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल नए नवेले ज्यादा समय भी, जैसे अब नायब सिंह सैनी बने, वो भी विधायक नहीं थे, राइट, ठीक है, कम से कम ये सांसद बन चुके थे, उससे पहले एमएलए भी रहे थे, ठीक है, और वो तो कुछ भी नहीं बने थे, ठीक है। संगठन एक अलग बात है, सरकार चलाना अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए, उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा। उसके बाद वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर एक मौका और आया जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले और फिर एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। होना तो ये चाहिए कि जिस शख्स को वो चाहे किसी भी पद पर बैठा है, अगर वो एक राज्य की राजनीति कर रहा है और उसको एकदम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो कायदा तो ये बनता है कि उसको फिर उस राज्य में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो गया। वो हारो जीतो लेकिन पीएम इन वेटिंग तो रहेंगे। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री भी रहे वो और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी रहे। फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। उस प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहुत बार इस तरह के हालात देश में बने, चाहे किसान मूवमेंट बनी, कितनी भयंकर 13 महीने लोग दिल्ली को बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुआ। बिल्कुल, उस टाइम लोग ये अंदाजा लगाते थे, जिस प्रकार से आंदोलन की तरफ से आक्रामक बयान बाजे जाती थी, जिस प्रकार से चौतरफा दबाव था, जिस प्रकार से अन्य कंट्रीज के भी बयान आने लगे थे। कनाडा तो आंदोलन में खुल के कूद पड़ा था, अमेरिका तक के भी बयान आ गए थे
अन्य कंट्रीज के बयान आ गए थे। यहाँ से जो विपक्षी दल उन्होंने भी निरंतर दबाव बना रखा था। ये देखिए ना, एक सिंगल बयान नहीं आया देश के प्रधानमंत्री का, बिल्कुल एक सिंगल बयान। उसके बाद अब जब सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया, तो मोदी ने दिया, बिल्कुल हर तरफ प्रचार किया, और उसके बाद सीटें आई 240 के आसपास, यानी बहुमत भी नहीं आया। उसके बावजूद मोदी साहब ने एक बार भी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि ये जो कम सीटें आई ये मेरी वजह से आई। देखो, अगर ये बढ़ जाती तो मोदी साहब तुरंत ये कहते भाई मेरी वजह से आई, और जब वो घट गई तो उसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी बनती है। राइट बात है, ठीक है, नहीं ली। अब जब 75 पार का खुद पैरामीटर जिस शख्स ने सेट किया हो, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े नेता थे, उनको खुडे लाइन लगाने के लिए 75 पार का एक फार्मूला तय कर दिया कि ये लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। अब जब वो मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं तो फिर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? ठीक बात है, ठीक है ना। अब वो 75 पार भी हो चुके हैं, जाना ना जाना भी एक अलग बात है। जब इतनी इस मामले को लेकर के कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, कोई खुलेआम बोल रहा है, कोई अंदर खाने बोल रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग भी बोल रहे हैं, आम जनमानस भी बोल रहा है कि भाई 75 पार हो गए तो अब तो दे देना चाहिए इस्तीफा। ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद मोदी साहब ये भी नहीं कह रहे कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। ठीक बात है, कोई बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ये स्पष्ट है कि कोई हालात और कोई परिस्थिति आ जाए, अगर जनता ही उनको हटा देगी तो अलग बात है, वरना वो खुद कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चर्चा चलती थी जी कि भाई मोदी की पकड़ अब बीजेपी में कम हो गई है जी। आप भी ये चर्चाएं सुनते हैं जी। सभी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही थी कि अब उनकी पकड़ कम हो गई है, संघ उनसे नाराज है, फलाना फलाना नाराज है। तो एक इस प्रकार की चर्चाएं लंबे समय से, मतलब खूब चर्चा में थी, परंतु अब एकाएक जिस प्रकार से मोदी जी ने जन्मदिन मनाया, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा कि वो जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई नेताओं ने भी कहा, मुकेश अंबानी तो जो है उनको 100 साल के जब तक जिएंगे ये रहेंगे। तो मतलब कहीं न कहीं ये सारी कोरी अफवाह थी। फिर ये देखो, निश्चित रूप से मैंने जो एक बात बताई आपको कि वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, और वो नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, कुर्सी को, मेंबर की कुर्सी कौन छोड़े, ये तो देश के प्रधानमंत्री की है, ठीक है ना। जहां तक बात है उनकी पकड़ कमजोर होने की, देखो इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 में थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी का एक कारण है कि 400 पार के नारे वाली पार्टी 240 के आसपास खड़ी होगी आकर के, बिना बहुमत, मतलब दूसरों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही, बैसाखियों के साथ, ठीक है। अब बीजेपी में अगर उनकी इतनी ही जो है पकड़ रहती तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से फैसले करवाते। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लो कितने दिनों से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं, इसमें भी ये पेच बताया जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि एक व्यक्ति एक पद, एक पद, हाँ, और यहाँ जेपी नड्डा साहब एक व्यक्ति 2 पद लिए बैठे हैं। केंद्रीय कैबिनेट कितने पावरफुल मंत्री, और टाइम भी काफी हो गया, बिल्कुल। और उसके बावजूद कोई नहीं चूं कर रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस आज विपक्ष में है। कांग्रेस में तो जिला प्रधान नहीं बना हुआ है तो भी चूं हो जाती है, बना दिए तो भी हो जाती है। और बीजेपी चूंकि आज सत्ता में है, लोग सत्ता के साथ टकराना नहीं चाहते, ठीक है। तो यही नरेंद्र मोदी था, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले कितने लोग इनको जानते थे, ठीक बात है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले इनको कितने जानते थे, राष्ट्रीय महासचिव थे ये पार्टी के, प्रभारी थे, पता नहीं कितने राष्ट्रीय महासचिव जाली, ठीक बात है। आज भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत से को तो लोगों को नाम का नहीं पता, सही बात है, ठीक है ना। ये तो चढ़ती को सलाम है। आज अगर मोदी की बीजेपी में इतनी पकड़ तो अब भी जरूर है कि वो जिसको चाहेंगे उसको अगर नहीं बनवा सकते तो कम से कम अपने विरोधी को बनने नहीं देंगे। जो पार्टी में उनका कोई वैचारिक विरोधी है उसको बनने नहीं देंगे। और एक चीज ये भी देखे ना प्रद्युमन भाई जी, अगर कहीं न कहीं इस पद को अटका के रखा है और ये पद अभी तक भी जेपी नड्डा के पास है,
तो कहीं न कहीं ये भी तो इस लॉबी की जीत है ना। नहीं, बिल्कुल जीत है। ये तो चाह रहे हैं कि इनके पास बना ही रहे पद, बिल्कुल जीत है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि आज ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो एक विचार की एक पार्टी बनी थी, एक राष्ट्रवाद को लेकर के जो एक पार्टी बनाई गई थी 1980 में, और उसके बाद उसूलों की राजनीति इस पार्टी के नेता करते थे। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है ना। आज अगर कोई यूं कह दे कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो जो है ना सरकार नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से पड़ गई थी, और उसके बावजूद ये होता है मतलब वास्तव में देश के लिए जीना। उन्होंने फिर भी ये कहा कि वो असूलों से समझौता नहीं करेंगे, सरकार जाए चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो चली भी गई, ठीक है। बहुत से राज्यों में भी इस तरह के हालात बने जहां बीजेपी सत्ता में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ कभी की नहीं, ठीक है। आज हालात ये है कि बड़ी बड़ी सरकारें गिराई जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरह के कानूनों में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा देश में, ठीक बात है। वरना तो हालात ये है कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ के बाकी जो मंत्रिमंडल है ना, लोगों को उनके नाम का ही नहीं पता। बहुत से लोगों को देश का कौन विदेश मंत्री है, कौन वित्त मंत्री है, ठीक है, कौन शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन विकास मंत्री, लोगों को दिमाग में नहीं है। अच्छा, सिर्फ दो ही फेस हैं, मोदी और अमित शाह। अच्छा, एक चीज ये ठीक है, देखिए प्रद्युम्न भाई, मोदी जी बने हुए हैं, मोदी जी की पकड़ मान लिया, तो क्या ये माने कि मतलब संघ भी बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या संघ के पास भी अब विकल्प नहीं है क्या? देखो, कड़वी सच्चाई ये है जो अभी आपने कही, कड़वी सच्चाई ये है 2005 से पहले या 2009 से पहले भी हम कह सकते हैं, बीजेपी में दो ही बड़े चेहरे थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक लाल कृष्ण आडवाणी। वैसे तो बहुत थे, लेकिन मेन ये दो थे, और इन दो के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा उस समय पैदा हुआ था वो था प्रमोद महाजन, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। फिर 2004 में एक साइनिंग इंडिया का नारा देकर के लाल कृष्ण आडवाणी को आगे किया गया, 6 महीने पहले चुनाव करा लिए, ठीक है। नियत समय से पहले इसलिए चुनाव करा लिए कि भाई कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी और हम साइनिंग इंडिया में बहा ले जाएंगे सिस्टम, और हो गया उल्टा, हो गया साहब मामला, कांग्रेस आ गई। 2009 में फिर लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर किया गया, ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्योंकि वाजपेयी साहब तो बुजुर्ग हो चुके थे, वो भी चुनाव हार गए। 14 में फिर हालात यही थी, कोई विकल्प और था नहीं, भाई लाल कृष्ण आडवाणी को ही फेर करें, लेकिन फिर बीजेपी के लोगों ने भी मंथन किया, संघ वालों ने भी मंथन किया कि भाई आडवाणी के नाम पर 2 चुनाव हम हार चुके हैं, और उन 2 चुनावों में हार चुके हैं जिसमें एक बार तो हमारी सरकार थी, और अच्छे खासे काम भी किए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा नाम था, आज जो मोदी का नाम है ना, इससे बड़ा नाम था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का। आज भले ही चाहे वो नहीं है इस संसार में, लेकिन उस समय बहुत बड़ा नाम था। फिर क्या हुआ, और उन्होंने कई काम करके भी दिखाए, और बड़ा इज्जत के साथ था, बिल्कुल। चाहे विपक्षी है ना, वो भी उनको इज्जत बख्शते थे, बिल्कुल बिल्कुल। उनको राजनीति में अजात शत्रु बोला जाता है, अजात शत्रु इसलिए बोला जाता है कि विपक्ष वाले भी उनकी सराहना करते थे, ठीक है। और वो करते भी इसलिए थे कि वो मूलतः ये नहीं है कि प्योर पॉलिटिशियन थे, वो कवि भी थे, वो लेखक भी थे, ठीक है ना, वो कविताएं लिखते रहते थे, तो उनका जो सोचने का, चिंतन करने का कहीं ना कहीं आम जो जनमानस है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल था। फिर जो है 2014 में राज लेने के लिए 2013 में नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट किया। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वरना तो राजनाथ सिंह का नाम नरेंद्र मोदी से तो बड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य था उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी एक बड़ा नाम था उस समय, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, ठीक है। उस समय कई और भी चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी की जो 2 सबसे बड़ी खासियत है, जो मैं अक्सर कहता हूँ,
वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी। उन्होंने जो अपनी ब्रांडिंग करवाई, वाइब्रेट गुजरात, जो ब्रांडिंग हुई उनकी गुजरात को लेकर के, और बीजेपी ने फिर उनको अपना एक चेहरा बना दिया। चेहरा बनाने के बाद हुआ ये कि अन्ना हजारे की मूवमेंट, बाबा रामदेव की मूवमेंट, लोग कांग्रेस के 10 साल के राज से छिक लिए थे, हर रोज घपले घोटालों की बारी, ठीक है, रोज सुनने को मिलते थे, तो लोग भी तंग थे। और उन्होंने, मेरा ये मानना है कि मोदी को जिताने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को हराने के लिए वोटिंग, ठीक बात है, और उस हराने के लिए मोदी को सूत आ गई, प्रधानमंत्री बन गए। 14 के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये शुरू कर दिया कि कांग्रेस के या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, जितने मुख्य चेहरे हैं उनमें से ज्यादातर को तोड़ लाओ किसी भी तरह से, किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, किसी को मंत्री बनाओ, किसी को एमपी बनाओ, किसी को एमएलए, किसी को चेयरमैन, कुछ भी बनाओ, और वो कर दिया। कांग्रेस में हालात ये थी कि 10 साल तो वो राज, और उससे पहले भी वाजपेयी के राज को अगर छोड़ दें, या चरण सिंह के राज को छोड़ दें, वीपी सिंह के छोड़ दें, चंद्रशेखर के कुछ एक समय छोड़ दें, तो बाकी तो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस वालों को राज की ललक रहती थी, वो राज के बिना नींद नहीं आती। जिन जिन को नींद नहीं आती थी उनमें से कई बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस हो गई डामाडोल, फिर 19 में भी जीत गए, अब 24 में फिर जीत गए। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि फिलहाल कोई अल्टरनेट ही नहीं दिख रहा मोदी का बीजेपी में। क्यों? 2 बड़े चेहरे थे जो मोदी को टक्कर देते दिख रहे थे, बल्कि वो मोदी से सीनियर दिख रहे थे। एक सुषमा स्वराज और एक अरुण जेटली, दोनों अच्छे वक्ता थे, अच्छी पकड़ भी थी, और दोनों जिस ढंग से, जो अटल बिहारी वाजपेयी की एक छवि थी ना, आजाद शत्रु टाइप की, इस तरह से दोनों की छवि थी, वो सबसे मिलजुल के रहते थे। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को तो थोड़ा दूसरे टाइप का लोग समझते हैं, भाई ये सही ढंग से जो है लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं, लेकिन वो दोनों मिलनसार थे। लेकिन उन दोनों का निधन हो गया। उसके बाद और जितने नेता है, राजनाथ सिंह भी बुजुर्ग से टाइप के हो गए, नितिन गडकरी एक चेहरा है, लेकिन वो भी राष्ट्रीय फलक पर कहीं नहीं छा पाए, वो भी इस तरह की बयानबाजी दे देते हैं, वो फिर चर्चाओं में बने रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है, एक बिल्कुल ही हिंदुत्व का जो मतलब उसको सूट करता है, और जो क्योंकि अभी बहुमत है नहीं, तो और पार्टियां उसको मानने ना मानने, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी जो बीजेपी में द्वितीय पंक्ति के जो नेता है ना, उसमें तो कोई ऐसा चेहरा दिख ही नहीं रहा जो मतलब पूरा देश तो छोड़ दो आप, एक कम से कम एक 5-7 राज्यों में पॉपुलर हो। तो प्रद्युम्न भाई देखिए, एक शख्स इनके साथ अमित शाह है, अमित शाह को अगर बढ़ा दे तो वो मोदी है। अब दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस यही मरी। बिल्कुल, कांग्रेस है अपनी अगली पंक्ति के नेता तैयार नहीं कर पाई, तो फिर क्या बीजेपी भी उसी राह पे चल पड़ी? फिर तो बिल्कुल उसी राह पर बीजेपी है। और क्यों है? क्योंकि आज बीजेपी वो भारतीय जनता पार्टी बची ही नहीं। अब तो इसमें आधी कांग्रेस, आधी से ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? या तो कांग्रेस है या दूसरी पार्टियों के लोग आके घुस रहे हैं। जो मूल जो सिद्धांत, मतलब बीजेपी का कांग्रेस ही करना है। बिल्कुल है। ठीक है, कांग्रेस क्यों मरी? पीवी नरसिम्हा राव के बाद कोई बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस में नहीं उभर पाया। सोनिया गांधी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। उससे पहले 2 चेहरे बड़े उठे थे देश में, एक माधवराव सिंधिया थे और एक राजेश पायलट थे। लेकिन दोनों का निधन हो गया। ठीक है, ये भी तो जो जब कोई आदमी चला जाता है संसार में तो एकदम सेटबैक लगता पार्टी। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बुजुर्ग थे, उस समय एक चेहरा उभरे, प्रणब मुखर्जी। सबके दिमाग में यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको फिर राष्ट्रपति बना दिया। और वो थोड़ी आक्रामक शैली के भी थे। दूसरा जो है कांग्रेस की विचारधारा से अलग विचारधारा भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई चीजें ऐसी थी। फिर क्या हुआ, कांग्रेस में द्वितीय पंक्ति के नेता ही नहीं बचे। जो कुछ एक बचे वो बस गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमना, और उसके अलावा जनाधार वाले नहीं बचे, डम्मी से बन गए। बिल्कुल, जो जनाधार वाले जो नेता थे वो बचे ही नहीं। तो फिर इसलिए कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है। आज कांग्रेस के हालात ये हैं, जो 99-100 MP कांग्रेस के जीते हुए हैं, उनमें से पॉपुलर कितने के हैं? अच्छा, एक बात और बताइए, हम बीजेपी आते हैं, जो बीजेपी कड़क फैसलों के लिए जाने जाते थे, जो बीजेपी में एक धार होती थी, फैसला लिया तो लिया,
तो वो धार कौन होगी अब? देखो, समय बदलता रहता है, समय कभी एक का नहीं होता। एक वो समय था जब गांधी नेहरू परिवार की तूती बोलती थी, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि राहुल गांधी अपनी उसी सीट से हार गए चुनाव। कभी किसी ने कल्पना की? ठीक बात है। ठीक है, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर है। एक वो दौर भी था जब अमित शाह के ऊपर किस किस तरह के आरोप लगे थे। सही बात है। ठीक है, किसी ने ये सोचा था कि इतने आरोप जिस आदमी पर लगे हैं वो देश का गृह मंत्री बनेगा। और आज वही आदमी एक ऐसा बिल लेके आ रहा है, बिल्कुल, जो आदमी जिसके ऊपर अपराध के मुकदमे दर्ज होंगे या 1 महीने जेल में रह के आ जाएगा, वो राजनीति में चला जाएगा। बिल्कुल। तो अब जो है ना, क्योंकि उनको पता है ना उन सारी बातों का, एक्सपीरियंस खुद का उनका। अब राहुल गांधी में और मोदी और अमित शाह मंत्री यही है कि मोदी और अमित शाह ने सारे काम सब चीजें करके देख रखी हैं। अनुभवी हैं, वो अनुभवी हैं, मुकदमे भुगते आए, हर मामले में अनुभवी हैं। जबकि जो राहुल गांधी है वो तो बेचारा दूसरों जैसे उसको पढ़ा देते हैं वैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, अभी उसको जरूरत है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से वो लगा हुआ है, अगर वो सिर्फ एक काम और कर ले, वो निरंतरता, अगर वो लगातार लोगों के बीच में रहे तो कामयाब हो सकता है। तो इस समय बदलता रहता है, एक सा किसी का नहीं रहा। राइट बात। आज नरेंद्र मोदी अमित शाह का है, कल को क्या पता किसका होगा। जी। तो प्रद्युमन भाई, फिर अंतिम बात ये निचोड़ यही है कि विकल्पहीन बीजेपी धीरे धीरे उठती जा रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस की राह पर है, तो भविष्य में कहीं ये चीज बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, ये खुल के हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेट नहीं है, और ना ही कोई अल्टरनेट पैदा करने का कोई प्रयास किया जा रहा है। एक प्रयास भी करना होता है जी, क्योंकि एक बड़ी गजब बात ये होती है, जिसको चौधर देनी होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को पहले थे वो गृह मंत्री, और उसके बाद जब यूं लगा कि भाई अगला चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ना, तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, वही चीज होती है। अब अमित शाह को जब यूं लगा कि मोदी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, उससे पहले तो अमित शाह तो कुछ भी नहीं था, वो तो गुजरात में गृह राज्य मंत्री रहा था बिल्कुल किसी समय। ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। जैसे उसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, तो उसी समय ये लगने लगा था कि अब अगर मोदी का राज आ गया तो अमित शाह बड़ा पावरफुल होगा। और फिर उसी का परिणाम रहा कि जो ही लोकसभा चुनाव हुए, उनको तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इतनी जल्दी प्रगति करने वाला और विरला ही नेता मिलता है। बिल्कुल। और आज भी देखा जाए ना, नड्डा हैं वो ठीक हैं, लेकिन आज भी सारे फैसले वही ले रहे हैं। अमित शाह का फोटो लगा रहे हैं सारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है ना। अब एक चीज और सुनो, अब मनोहर लाल खट्टर थे, जैसे ही मुख्यमंत्री बनाना था उनको मोदी ने, तो उन्होंने पहला काम क्या किया किसी को नहीं बताया। उसका खुद का गांव बनियानी निंदाना रोहतक में, वो या तो रोहतक से टिकट मांग रहा था या वो फरीदाबाद की तैयारी में था, फरीदाबाद या गुड़गांव में कहीं से मिल जाए, पंजाबी बाहुल एरिया से, और उसको टिकट दे दी करनाल से। जो ही उसको करनाल से टिकट दी, उसी समय स्पष्ट हो गया था भाई इसको कुछ ना कुछ बनाएंगे इसको। अब नायब सिंह सैनी को एक एमपी होते हुए जो ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी समय लगने लग गया था, क्योंकि ये तो क्या है कि जिसको थोड़ी हवा बनाना होता है ना, उसको हवा देनी शुरू कर देते हैं, देना शुरू कर बस उसको वेट देना शुरू कर देते हैं। जी, तो साथियों, देखा जाए जो हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि मोदी थे, मोदी हैं, मोदी रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोदी का अल्टरनेट नहीं है। परंतु बीजेपी को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। अगर बीजेपी दूसरी पंक्ति के नेता नहीं तैयार कर पाई, तो फिर धीरे धीरे हाल कांग्रेस वाला ही होगा। कांग्रेस ने भी एक समय में यही गलती की थी, और धीरे धीरे बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। आप मोदी से कितना परफॉर्मेंस कराओगे? उस बंदे ने आपकी तीसरी बार सरकार बनवा दी है, अब वो बीजेपी को कहां से लेकर कहां तक ले आया है। अब मतलब कितना निकालोगे आप? एक लिमिट होती है, एक परफॉर्मेंस की भी लिमिट होती है। कोई भी खिलाड़ी, उसकी भी एक लिमिट है। कोई भी इंजन है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल, हर चीज की तो एक मतलब लिमिट है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने जितना देना था बीजेपी को, बहुत कुछ दे चुके हैं। ठीक है, वो जब तक रहेंगे अच्छी बात है, परंतु बीजेपी को और संघ को इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए कि वो दूसरी पंक्ति के जो बड़े नेता हैं, जिनको आगे मजबूत पद देना है, तो उनको अभी तराशना शुरू कर देना चाहिए, उनको अभी वेटेज देना शुरू कर देना चाहिए। वो उनके हित में रहेगा। बाकी
हमने चर्चा की, पूरी विस्तारवादी चर्चा थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।